दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैथमेटिक्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप हमारे इस वीडियो को एंजॉय कीजिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। सो लेट्स स्टार्ट। बिफोर इट वी वांट टू डिस्कस ए विचार। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां हम में ही हैं। जिद करना सीखो, संकल्पों को दृढ़ता से पूरा करने का प्रयास करो। जो असंभव दिख रहा हो वो भी संभव हो जाता है। तो इस चीज को हमेशा अपने ध्यान में रखिए, अपने दिमाग में रखिए और अपने आप को आगे ही नहीं सबसे आगे ले जाने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट। The side of an equilateral triangle is shown by L. Express the perimeter of the equilateral triangle using L. तो हमने आपको पेरीमीटर के विषय में बताया था। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस, एकदम सही आंसर दिया, एक्सीलेंट आंसर, बहुत बिल्कुल बढ़िया आंसर दिया, एकदम सही है। तो यहाँ पे एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। पेरीमीटर मींस सम ऑफ टोटल लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ एनी ज्योमेट्रिकल शेप। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो पेंटागन हो, चाहे वो हेक्सागन हो, उन सभी की टोटल अगर हम लेंथ फाइंड कर लेंगे तो वो पेरीमीटर होता है। ठीक है। और जो रेगुलर पॉलीगॉन्स होते हैं, रेगुलर का मतलब होता है पॉलीगॉन्स हुज हैव द इक्वल साइड, है ना, तो इसको हम रेगुलर बोलते हैं। ठीक है। तो अगर रेगुलर पॉलीगॉन है तो उसमें जितनी साइड होती हैं उसी से हम साइड में मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ट्रायंगल, तो रेगुलर ट्रायंगल कौन सा होता है? इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल में कितनी साइड होती? 3। तो 3 इंटू साइड कर देंगे तो उसका पेरीमीटर आ जाएगा। क्वाड्रिलेटरल में रेगुलर होता है स्क्वायर, स्क्वायर होता है और रोम्बस होता है। तो यहाँ पे अगर हमें इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए कहा जाएगा तो रोम्बस और स्क्वायर में कितनी साइड होती है? 4। तो 4 साइड होने की वजह से हम इसे लिखेंगे 4 इंटू साइड। अब आप देखो यहाँ पे इक्वल साइड तो जो 4 होती हैं वो स्क्वायर में होती हैं और रोम्बस में भी होती हैं, लेकिन रोम्बस आपका रेगुलर पॉलीगॉन नहीं है। क्यों नहीं है? Because the definition of regular polygon is if the all sides and all angles are equal then that polygon is known as regular polygon। तो रोम्बस में लेंथ तो साइड तो इक्वल होती है लेकिन एंगल इक्वल नहीं होते हैं, तो वो आपका रेगुलर नहीं होगा, रेगुलर केवल स्क्वायर ही होगा। इसीलिए आगे बढ़े, अगर पेंटागन रेगुलर कहा गया है तो पेंटागन में 5 साइड होती हैं तो 5 इंटू साइड लिख देंगे तो ये पेंटागन का पेरीमीटर हो जाएगा। और अगर हेक्सागन की बात करें तो हेक्सागन में 6 साइड होती हैं तो यहाँ पे इसका पेरीमीटर हो जाएगा 6 इंटू साइड। तो किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन का अगर हमें पेरीमीटर फाइंड करना है तो हम नंबर ऑफ साइड से साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मेजरमेंट ऑफ साइड में। ठीक है। तो ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा एक यहाँ पे पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम आपको पेरीमीटर के विषय में जरा सा हिंट कर दें। पेरीमीटर आपका क्या होता है? पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, या फिर लिखें टोटल लेंथ ऑफ द बाउंड्री, टोटल लेंथ of the boundary of any geometrical shape। तो ये तो पेरीमीटर हो गया। इसके बाद में पॉलीगॉन क्या होता है ये भी जान लो। पॉलीगॉन होता है ए पॉलीगॉन मेड ऑफ
3 और मोर देन 3 लाइन सेगमेंट, 3 और 3 मोर देन 3 लाइन सेगमेंट से कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप जो बनता है उसको हम कहते हैं पॉलीगॉन। और इसके बाद फिर बात आती है रेगुलर पॉलीगॉन की। तो रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, जो मैंने अभी बताया आपको, रेगुलर पॉलीगॉन। ए पॉलीगॉन हुज all angles and all sides are equal, that is called regular polygon। अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल इसके हो जाएंगे, एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, है ना, ये एसेट्रा। तो ये आपके पॉलीगॉन्स हो जाएंगे रेगुलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल जो होता है उसकी भी बात कर लेते हैं, फिर फटाफट हम इसके क्वेश्चन करते चले जाएंगे। पेरीमीटर ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, दिस इज 3 into साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर की अगर बात करें तो ये आपका हो जाएगा स्क्वायर का वैल्यू 4 into साइड। स्क्वायर में 4 साइड होती हैं इसलिए 4 into साइड। रेगुलर पेंटागन की अगर बात करें, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, तो ये हो जाएगा, पेंटागन में 5 साइड होती हैं इसलिए 5 into साइड। और रेगुलर हेक्सागोन की अगर बात करें, वेरी नाइस, ये हो जाएगा आपका 6 into साइड। इसी तरह से अगर हम और आगे बढ़ते जाएं, उसमें रेगुलर वर्ड यूज है, तो रेगुलर हेप्टागोन की हो जाएगी 7 into साइड, रेगुलर ऑक्टागोन की हो जाएगी 8 into साइड, रेगुलर नोनागोन की हो जाएगी 9 into साइड, और अगर उसमें 10 साइड आती हैं तो उसको डेकागोन कहा जाता है। तो रेगुलर डेकागोन की पेरीमीटर हो जाएगी 10 into साइड। तो इस तरह से हम किसी भी रेगुलर पॉलीगॉन्स की पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। और अगर उसमें नंबर ऑफ साइड n है तो किसी भी पॉलीगॉन की पेरीमीटर हो जाएगा n into साइड। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 1 आपने आंसर दिया था उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आंसर तो आपने बता दिया 3 into l होगा, लेकिन कॉपी में और एग्जाम, दिस इज n। ठीक है, तो यहाँ पे हम पेरीमीटर्स का फाइंड करेंगे। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में हमेशा याद रखिए 3 साइड्स होती हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रायंगल का नाम तो दिया नहीं है, तो हमने ट्रायंगल लिख लिया ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल ABC है तो इसका पेरीमीटर हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC या फिर CA। तो ये पेरीमीटर किसी भी ट्रायंगल का हो सकता है, इक्विलैटरल का भी हो सकता है और जो डिफाइंड नहीं है उसका भी हो सकता है।
तो यहाँ पे तीनों ट्रायंगल का जो साइड दिया है वो आपको एल दिया है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे एल प्लस बीसी भी एल है और सी ए भी एल है, तो एल प्लस एल कितना हो जाएगा 3L। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे जो एल दिया है वहां पे यूनिट तो दी नहीं गई है, तो आप लिख देंगे यूनिट्स। यूनिट का मतलब होता है ना तो सेंटीमीटर दिया है, ना मिलीमीटर दिया है, ना किलोमीटर दिया है, ना डेसीमीटर दिया है, ना हेक्टोमीटर दिया है, कोई भी यूनिट नहीं दी है, तो हम यहाँ पे यूनिट्स लिख देंगे, मतलब जो भी होगा वो यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागोन is denoted by L. Express the perimeter of hexagon using L. बताओ बेटा। हाँ दीजिए। यस, वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो इस क्वेश्चन को 2 को भी हम कैसे करेंगे देखो, हम बता देते हैं, कॉपी में लिखने का मैनर्स आप देख लीजिए तरीका क्या है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को हम यहाँ पे लिखेंगे साइड ऑफ हेक्सागोन इक्वल टू एल ही दे रखी है, तो पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन यहाँ पे आ जाएगा ट्रायंगल की जगह। देखिए सभी क्वेश्चन का सलूशन एक ही जैसा है, पेरीमीटर ऑफ हेक्सागोन। तो यहाँ पे आपको कैसे करके ए बी बी सी करके नहीं लिखना है, आप सिंपली लिखेंगे एल एल करके, है ना। ये आपका हो जाएगा एल प्लस एल, 6 साइड होती है तो आपको 6 टाइम एल्स लिखना है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और जब आप इन सभी को प्लस करेंगे तो आंसर कितना यहाँ पे आ जाएगा 6L, और यूनिट्स यहाँ भी लगा देंगे। तो आपको इस तरह से अपनी कॉपी में उसे मेंशन करना होगा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो, आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इक्वल टू 6 इंटू एल, यहाँ लिखो 6 इंटू साइड, फॉर्मूला लिख दो 6 इंटू साइड, और फिर साइड की जगह एल लिख दो तो 6L हो जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 3, ए क्यूब इज ए 3 डायमेंशनल फिगर इज शोन इन द फिगर इट। हाँ बेटा, क्या आंसर होगा, वेरी नाइस, एक्सीलेंट आंसर, बिल्कुल सही आंसर दिया आपने, 12L ही होगा। तो यहाँ पे हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, और टोटल नंबर ऑफ साइड इक्वल टू 12। देयरफॉर देखो हम बता देते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो कैसे करोगे आपको हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप करोगे साइड ऑफ ए क्यूब इक्वल टू L, साइड ऑफ क्यूब इक्वल टू L, फिर आप यहां पे लिखोगे टोटल नंबर ऑफ साइड्स, है ना, टोटल नंबर ऑफ साइड, टोटल साइड्स इन ए क्यूब इक्वल टू 12। ठीक है, अब यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ क्यूब लिखोगे, पेरीमीटर ऑफ क्यूब इक्वल टू, तो यहाँ पे L प्लस एल प्लस एल 12 टाइम्स नहीं लिखोगे, आप सिंपली लिखोगे 12 इंटू साइड, और साइड का वैल्यू कितना है, साइड का वैल्यू तो L है, तो आपका आंसर हो जाएगा 12L यूनिट्स। इसे आप अपनी कॉपी में इस तरह से लिखोगे, और अगर आप इसका डायग्राम बना दोगे तो और भी अच्छा रहेगा। ये इसका डायग्राम होता है, देखो आपको अभी पता चल जाएगा कि कितनी साइड से यहाँ पे होती हैं। ये आपने बनाया क्यूब, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, इसको ज्वाइन कर लिया, तो आप यहाँ काउंट करके देख सकते हो कितनी साइड हो रही हैं। ये आप देखिए 1 2 3 4 5 6, है ना, फिर आपका ये साइड होगा 7 8, और यहाँ पे ये हो जाएगा 9 10, और इसके बाद में ये आपका बचेगा वो हो जाएगा 11, है ना, और ये आपकी साइड हो जाएगी 12।
तो इस तरह से आपकी 12 साइड्स होते हैं। तो आप यहाँ पे 12 इंटू साइड लिखेंगे फॉर्मूला और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, द डायमीटर ऑफ ए सर्कल इज ए लाइन विच ज्वाइंस 2 पॉइंट्स। हाँ बेटा क्या होगा, बताइए। करेक्ट, एकदम करेक्ट आंसर दिया आपने, 2R ही इसका आंसर। वेरी नाइस। आपका आंसर होगा 2R, चूंकि आपको अच्छे से पता है डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस होता है और रेडियस यहाँ पे R दी हुई है, तो 2 इंटू R इसका आंसर हो जाएगा। पेरीमीटर ऑफ मींस डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू R। वेरी गुड। इसके बाद फिर यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। 5 नंबर क्वेश्चन में करना क्या है ये थोड़ा समझ लो। यहाँ पे लिखा है टू फाइंड सम ऑफ थ्री नंबर्स 12, 14, 27 एंड 13 वी कैन हैव टू वेज। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहले से ही डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। वी मे फर्स्ट ऐड 14 एंड 27 get 41 and then add 13 to it to get the total sum 54। और दूसरा तरीका क्या है, we may add 27 and 13 to get 40 and then add 14 to get 54 एंड 10। इस तरह से इन्होंने ये रूल बता दिया, 14 प्लस 27 प्लस 13 इक्वल टू 14 प्लस 27 प्लस 13। तो अब ये कह रहे हैं दिस कैन बी डन फॉर एनी थ्री नंबर्स, ये किसी भी नंबर के लिए ऐसा किया जा सकता है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी हैव ऑलरेडी स्टडी in the chapter on whole number in a general way by using variable a, b and c। तो a, b, c के लिए इसी फॉर्म में, हाँ क्या हो जाएगा बेटा, बताइए। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर। ओके, एकदम करेक्ट आंसर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 गिवन 14 प्लस 20 गिवन फॉर थ्री नंबर्स। थ्री नंबर्स जो आपको दिए हैं 14 है, 27 है एंड 13, ये तीन नंबर दिए हैं और उसके लिए ये रूल भी दिया है ऑल्सो। देन दिस इज 14 प्लस 27 प्लस 13 इक्वल टू 14 प्लस 27 13। दिस इज गिवन ऑलरेडी, ये दिया हुआ है, अभी इसका कोई सोल्यूशन आपने नहीं किया। तब आपका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देन फॉर नंबर्स a, b and c we get, दिस इज डियर a, आपने अभी जो बताया वही लिखना है, a प्लस b प्लस c इक्वल टू a प्लस b एंड प्लस सी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी को हम कहेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जो आपने होल नंबर्स में पढ़ी। दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आप लिखेंगे सीएटिव प्रॉपर्टी, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये एक्सरसाइज जो 11.2 है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे एक और एक्सरसाइज दिए है 11.3। तो 11.3 में बहुत आसान क्वेश्चन है, और वो आसान क्वेश्चन कैसे हैं आपको बता देते हैं, आप फटाफट उसे कर भी लेंगे। यहाँ पे कुल मिला के कितने 6 क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 6 क्वेश्चन में आपको यहाँ बताना क्या है, यहाँ पे ये बताना है यहाँ पे कि किसी भी वेरिएबल को आप एक्सप्रेशन के फॉर्म में कैसे
लिख सकते हैं। मतलब जो स्टेटमेंट दिया है उसको आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में लिखना है, और जो एक्सप्रेशन दिया है उसे आपको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे 11.3 की बात थोड़ी सी कर लेते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है यहाँ भी। तो आप देखिएगा कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूले, यहाँ कोई फॉर्मूले नहीं है, सीधा सीधा नंबर क्या क्या दिए हैं। 5, 7, 7 एंड 8। अब आप आंसर देंगे तो हम उसके आंसर लिखते भी चले जाएंगे। तो आप दीजिए आंसर, क्या हो जाएगा। यस, तो हमने लिखा, आपने बताया 5 + 7 और -8, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड में क्या लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे हर बार आप एक नए ऑपरेशंस को यूज करेंगे, नया साइन यूज करेंगे और आपका नया एक्सप्रेशंस बन जाएगा। देखिए इसी बार इसी को हमने ऐसे लिख किया, 5 - 7 + 8, है ना। तो आपका ये नया एक्सप्रेशंस बन गया, कर सकते हैं। इसके साथ में आप यहाँ पे देखिए ऐसे थर्ड एक्सप्रेशन भी कर सकते हैं। आपने यहाँ पे लिखा 8 - 5 + 7, ऐसे भी कर सकते हैं। फोर्थ में आप सो मेनी ऑपरेशंस लिख सकते हैं, अभी आप प्लस माइनस ही कर रहे हैं, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 5 + 8 × 7। आप देखिए ये नया एक्सप्रेशन आ गया, इस तरह से लिखेंगे। फिफ्थ एक्सप्रेशन में आप ऐसे कर सकते हो, 8 - 7 और +5, ऐसे भी कर सकते हो। ये आपका नया ऑपरेशन आ गया। इसके साथ आप, हाँ बताइए। ठीक है, तो इस तरह से आप सो मेनी एक्सप्रेशंस लिख सकते हो। एक आपका हो जाएगा 5 × 8, ये आपने लिखा, एंड +7, ये भी एक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से आप सो मेनी ऑपरेशंस बना सकते हो। तो ये आपके आंसर हो गए इस क्वेश्चन के लिए। तो ये तो स्टार्टिंग का क्वेश्चन बहुत आसान था। अब आपका क्वेश्चन नंबर, और भी इससे ज्यादा भी बना सकते हो, अभी तो 6 बनाए हैं, और भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एसेट्रा। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सप्रेशन विथ नंबर्स ओनली। तो आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन केवल, हाँ बता, यस बेटा बताओ। यस, करेक्ट आंसर आपने दिया। यहाँ पे जिसमें हमें देखना है कि नंबर नंबर जिसमें है वही नंबर से एक्सप्रेशन हो जाएगा, तो सी आंसर और डी आंसर होगा। इसी तरह से अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है, आइडेंटिफाई द ऑपरेशन दैट इज एडिशन। ऑपरेशन का मतलब आपको ये देखना है कि किस एक्सप्रेशन में एडिशन किया गया है, किस एक्सप्रेशन में सब्ट्रैक्शन किया गया है, किस एक्सप्रेशन में डिवीजन किया है और किस में मल्टीप्लिकेशन किया है। इन द फॉर्मिंग फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड टेल हाउ द एक्सप्रेशन हैव बीन फॉर्म। तो यहाँ पे ये चीज बतानी है। तो आपका यहाँ पे 4 पार्ट्स दिए हैं, उसमें बहुत सारे एक्सप्रेशंस दिए हैं। तो मैं आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है ऑपरेशंस, कि यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हुआ है। तो ऑपरेशन बताना है, हाँ, और ऑपरेशन 4 में ही बताना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में। तो यहाँ फर्स्ट पार्ट ए में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है z+1, और फर्स्ट पार्ट ए में भी, ये फर्स्ट पार्ट है, ए में भी बहुत सारे दिए हुए हैं। तो हमने लिखा ए का फर्स्ट पार्ट z+1। तो देखो यहाँ पे क्या साइन आया है, एडिशन आया। तो आप क्या करेंगे, हाँ आप क्या करेंगे, टेबल बना देंगे इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन, और यहां पे लिखेंगे ऑपरेशन, और यहां पे लिखेंगे हाउ इट इज फॉर्म। आपसे 3 क्वेश्चन पूछे गए ना, हाउ इट इज
फॉर्म। ठीक है, और आपने इस तरह से एक टेबल बना दी। अच्छे से स्केल का यूज करेंगे और स्केल का यूज करने के बाद आप ये टेबल बना देंगे। तो ये पहला आ गया z+1 वाला। तो आपने यहाँ पे एक टेबल खींच ली इस तरह से, ये लाइन आ गई। ठीक है, और इसके लिए लिखेंगे फिर दूसरी इस तरह से, फिर तीसरी लाइन, ऐसे आप स्केल से बना लेंगे। ठीक है, तो कैसे आप इसे लिखेंगे इसके आंसर? तो आपने बताया कि ये एडिशन है, तो यहाँ पे आ जाएगा एडिशन। और इसे कैसे बनाया गया है आप देखिएगा, यहाँ पे z आपका वेरिएबल है और 1 नंबर है, तो आप इसे लिख सकते हो 1 एडेड टू z, 1 एडेड टू z। तो इसको ऐसे लिखोगे 1 एडेड टू z। बस इस तरह से ये बना गया। अगर z में हम 1 ऐड कर देंगे तो एक्सप्रेशन आ जाएगा। अब सेकंड वाला देखिए, सेकंड वाले क्वेश्चन में आपको बताना है, सेकंड है आपका z-1। तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन हुआ है? माइनस, सब्ट्रैक्शन हुआ है ना, तो आप यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्शन। और यहां पे लिखेंगे 1 सब्ट्रैक्टेड टू z। ये चीज आ गई। ठीक है, हाँ, इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? z इज इंक्रीज 1, z इज इंक्रीज बाई 1, और यहाँ पे लिख सकते हो z इज डिक्रीज बाई 1, मतलब z में से एक कम हो रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है। या फिर आप सिंपली ऐसे ही लिख दो, ये सबसे आसान है, 1 एडेड टू z। यहां से साफ साफ दिख रहा है 1 सब्ट्रैक्टेड टू z, तो वही लिख दिया 1 सब्ट्रैक्टेड टू z। इसी तरह से अगर हम थर्ड वाला लेंगे, तो थर्ड में लिखा है y+17, तो यहाँ पे क्या साइन आया? प्लस, तो आप लिखोगे एडिशन। यस, वेरी गुड। और यहाँ पे क्या लिखोगे? 17 एडेड टू y, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से मान लो एक हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं बी पार्ट में से। ये पार्ट नंबर बी है और इसका फर्स्ट पार्ट ले लिया। यहाँ पे लिखा है 17y, 17y, तो ये क्या है? आप पे कौन सा साइन आप मानेंगे? मल्टीप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे लिखोगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और मल्टीप्लीकेशन अब ये बना कैसे है? आप सिंपली लिखोगे 17 इज मल्टीप्लाइड बाई y इज मल्टीप्लाइड बाई 7, y है ना, तो यहाँ पे यहां से स्टार्ट करेंगे y इज मल्टीप्लाइड बाई 17। तो आप यहाँ पे लिख दोगे y इज मल्टीप्लाइड बाई 17। बस ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे एक डिवीजन वाला भी देख लीजिए, डिवीजन वाला है क्वेश्चन। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, हाँ, अपॉन नहीं लिखेंगे, है ना, क्या लिखेंगे हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन जो दिया है वो है आपका हाँ, y/17, इसे पढ़ेंगे तो y/17 ही, लेकिन यहाँ पे क्या लिखेंगे? डिवीजन। ऑपरेशन कौन सा हुआ? डिवीजन। अच्छा, अब इसे लिखोगे कैसे? इसे लिखोगे y इज डिवाइडेड बाई 17। देखो 17 से डिवाइड किया गया है ना, तो इसीलिए हम लिखेंगे y इज डिवाइडेड बाई 17। तो इस तरह से हम कोई भी क्वेश्चन है वो सभी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। एक और क्वेश्चन देख लो, आप कंफ्यूज हो सकते हो। हमने यहाँ पे पार्ट नंबर सी लिखा, पार्ट नंबर सी में आप फर्स्ट पार्ट लिख दिया। ठीक है, या सेकंड पार्ट लिख देते हैं, सेकंड पार्ट और भी अच्छा रहेगा।
2y माइनस 17, 2y माइनस 17। अब आप देखो यहाँ मल्टीप्लीकेशन भी है और सब्ट्रैक्शन भी है, तो आप लिखोगे यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा बेटा? हाँ हाँ बताइए बताइए। यस, तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लीकेशन, यस मल्टीप्लीकेशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये हमारा पहला आंसर हो गया। और यहाँ पे देखो कैसे लिखेंगे, हाउ टू फॉर्म इज, तो आप लिखेंगे पहले यहाँ पे आइए, y इज मल्टीप्लाइड बाई 2, y इज मल्टीप्लाइड बाई 2, एंड फिर क्या किया, फिर 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया गया उसमें, एंड सब्ट्रैक्ट, फिर क्या लिखेंगे, देन 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट, देन 17 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देन, जो भी रिजल्ट आया था उसमें से 17 सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो इस तरह से हम ये पूरी टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत आसान है। जैसा जैसा लिखा है हमेशा याद रखिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन के केस में या मल्टीप्लिकेशन के केस में आपको करना क्या है, जैसे ये लिखा है y 17, तो यहां से स्टार्ट करेंगे y